गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लक्स के बारे में बात की थी और वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, कि हाउ द टोटल फ्लक्स इज कैलकुलेटेड और कुछ ये क्वेश्चंस इन डायग्राम्स के रिलेटेड, ओके, आई हैव गिवन इट टू यू। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द चार्ज इज बिगेस्ट, Q1, Q2, Q3। किस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। Now, which of the charge is biggest? Now, go back to properties of electric lines of force, है ना। Go back to properties of electric line of force। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज में बताया था आपको, है ना, कि दे आर क्लोजर जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। वीक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेसर। जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उतनी लाइंस पास पास होंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q/4πε0r² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ओके। तो अब इसको सभी चीजों को लिंक करते हुए अगेन हम उसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से आते हैं। दिस चार्ज इज एमिटिंग लाइंस सच दैट कि थोड़ा दूर दूर है। वीक फील्ड, लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइंस थोड़ा पास पास, मीन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मीन बिगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बिगर चार्ज। बिगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन बिगर चार्ज, बिकॉज E is directly proportional to charge, ठीक है, ओके। फिर यहां पे आ जाओ, लाइंस आर मच क्लोजर इन कंपैरिजन। इन कंपैरिजन lines are much closer. It means representing the strongest field. Strongest field mean maximum value of electric field intensity over here. तो यहां से एक चीज पता चली कि जो E3 है, ओके, जो E2 है और जो E1 है, ओके, ठीक, E3 is greater than E2 greater than E1। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थर्ड वाली है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि लाइंस आर क्लोजर। E2 कंपैरेटिवली लेस और E1 इज द मिनिमम फील्ड, ठीक, ओके। अब यहां पे हम, क्योंकि जो E3 है, ओके, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज, तो यहां पे क्या पता चल रहा है मुझे कि चार्ज Q3 हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड Q2, देन Q1 हैज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। और यहां पे अगर इसको मैं फ्लक्स की टर्म में देखूं, टोटल फ्लक्स एमिटेड, यहां पे मोर है। जब टोटल फ्लक्स एमिटेड मोर है तभी तो लाइंस क्लोजर 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 हैं, क्योंकि ज्यादा लाइंस उसने एमिट की। लेस लाइन एमिट की, कंपैरेटिवली दूर दूर है। मिनिमम लाइंस एमिट की, ओके, तो बहुत दूर दूर है ना। तो इसको अगर हम चार्ज के साथ लिंक करें तो यहां पे फ्लक्स और चार्ज में, ठीक है ना, क्या लिंक बनता है, सी दैट टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके। कहीं ना कहीं दिस इज लिंक्ड, ठीक। Bigger Q, see here, bigger Q will make strong field,
Okay, strong field. Strong field will make more closer lines. Closer line mean more number of lines. More number of lines. More number of lines mean more flux. More electric flux. Electric flux. ठीक है, इस तरह से these things are linked. Bigger charge, more electric field. More electric field मतलब more number of electric lines. More electric line मतलब more electric flux. तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि total flux emitted by a charge or charge distribution. Charge distribution, okay, is directly proportional to magnitude of charge. ओके, अब इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं. टोटल फ्लक्स एमिटेड, अगर हम इस चार्ज की बात करें, टोटल फ्लक्स एमिटेड, मान लिया ये वाली सारी लाइंस एमिट कर रहा है. ठीक, ओके. मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया इसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए. इसका क्या कहा था इस सरफेस को? गॉसियन सरफेस. ओके, अब इसको कुछ ऐसे स्टडी किया गॉस साहब ने, ठीक है ना, कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स एमिटेड विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस. ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू Gaussian surface is directly proportional to charge, है ना. अब ये चार्ज क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज enclosed by the Gaussian surface. ठीक, total flux passing through Gaussian surface is directly proportional to charge enclosed, total charge enclosed by the Gaussian surface, क्योंकि Gaussian surface के अंदर ही होगा चार्ज. ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और एक्सट्रापोलेट किया तो ये कहा गया टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, यहाँ पे मीडियम वेरिएबल आया और ये आया चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक, टोटल फ्लक्स, क्योंकि गॉसियन सरफेस अपनी कैसी है? क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पे उसको मैंने लिख दिया सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज गॉसियन सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian surface. ये आपका स्टेटमेंट बन गया गॉस लॉ का. फाइन. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन बी रिटन एज, ये क्या है, अगर टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस इंटीग्रल, तो टोटल फ्लक्स की टर्म में अगर हम लिखें, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the टोटल चार्ज enclosed by the गॉसियन सरफेस. अब अगर फ्लक्स को आप सरफेस इंटीग्रल की टर्म में लिख दो तो देन सिचुएशन आपका ये बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ electric field intensity over closed Gaussian surface. Surface integral of electric field intensity over closed Gaussian surface is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian surface.
ओके, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। इसको लिखो, इसको लिखो, वट जो भी आप लिखो, ठीक है ना, उसके साथ में मैथमेटिकल रिलेशनशिप जरूर लिखना है। लाइक ये स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो इसके साथ ये वाला स्टेटमेंट आएगा, फ्लक्स is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the Gaussian surface. ओके, और अगर ये स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो ये डिस्क्रिप्शन है अपना इस पर्टिकुलर थिंग का। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over closed Gaussian surface is equal to 1 over epsilon naught times, ठीक है, the charge enclosed। ये भी आपका चार्ज एनक्लोज्ड है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट वेन एवर यू आर स्टेटिंग दिस गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ओके, स्टेटमेंट के साथ ये मैथमेटिकल रिलेशन डेफिनेटली जरूर लिखना है, ठीक है बेटा। नाउ अब हमें ये स्टेटमेंट जो हमने डिराइव किया, ये स्टेटमेंट हमने जनरलिटी के ऊपर डिराइव किया। ओके, जनरलिटी मतलब हमने कहा कि बिगर चार्ज है ना, इफ द चार्ज इज बिगर, ठीक, तो बिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो लाइंस विल बी क्लोजर, मीन मोर नंबर ऑफ लाइंस, मोर नंबर ऑफ लाइंस मतलब मोर फ्लक्स। तो जनरलिटी भी हमने डेवलप किया है। वी आर नॉट अवेयर, ओके, कि ये सिचुएशन लेफ्ट हैंड साइड मैथमेटिकली राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक, तो हमें इसका प्रूफ करने की जरूरत है। नाउ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ इज वेरी मच सिंपल। हमने क्या कंसीडर किया, हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, ठीक है। नाउ एनक्लोज दिस चार्ज, ओके, इन सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। इसके अराउंड में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ठीक, ये सिर्फ पेपर प्लेन में नहीं है, इट इज ऑल अराउंड स्फीयर, ठीक। आप क्या करेंगे, डिवाइड द होल गॉसियन सरफेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है, एंड कंसीडर वन ऑफ द एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। ये हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया, दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे है, ओके, इस तरह से, ओके, आउटवर्ड ऐसे इसका एरिया वेक्टर होगा। अब फिर क्या करना है, डिवाइड द होल गॉसियन सरफेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स, ईच विद एरिया ds, एक एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर किधर होगा, नाउ इस एरिया का एरिया वेक्टर हुआ इधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, ये एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है, ds नॉर्मल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव, तो ये इस तरह से बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और ds दोनों पैरेलल हो गए और एंगल थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस लॉ, क्या है, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EDS। ओके, नाउ इसको ओपन कर रहा हूं, ओपन करके विल बी गेटिंग इज इक्वल टू EDS फॉर एवरी एलिमेंट, E एंड DS दे विल बी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया ना इस कारण से, और थीटा ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0, तो इस कारण से मैंने एक सिचुएशन लेके सीधा डायरेक्ट इंटीग्रल कर दिया, EDS cos 0 डिग्री, ओके। नाउ EDS cos 0 इज 1। नाउ E का वैल्यू एट एवरी एलिमेंट, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज एट सेम डिस्टेंस r, ओके, तो E का वैल्यू एट एवरी एलिमेंट विल बी 1 ओवर, यहां पे बीच में है एम्प्टी स्पेस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन Q चार्ज ओवर सेपरेशन का स्क्वायर, ये E का वैल्यू आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, E कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ds, दिस इंप्लाइज E है, E का वैल्यू प्लेस किया, E 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q ओवर r स्क्वायर, ये अपना E हो गया, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ
ds। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ये छोटे छोटे एलिमेंट जब इकट्ठा करेंगे तो वो बनाएगा सरफेस ऑफ अ स्फीयर विच इज हैविंग रेडियस r। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपके पास जो आएगा वो बनेगा 1/4πε0 q ओवर r स्क्वायर, और ds का बन गया 4πr²। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 4πr² एंड फाइनली आई एम गेटिंग q 1/ε0 टाइम्स q। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, मीन ये यहां से शुरू किया था E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू दिस E डॉट ds, ये लेफ्ट हैंड साइड जहां से हमने शुरू किया था, और राइट हैंड साइड पे मुझे मिला 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक, दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, यू आर सपोज टू नो, तो रिवाइज इट। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग विच विल बी डूइंग, अभी ये फंडामेंटल, ये स्टेटमेंट जो है ये फंडामेंटल स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, फॉर दैट वी विल बी डिराइविंग ओके इधर कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, और गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब लॉ, वाइस वर्सा इट कैन बी डन। ओके, तो दैट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।